वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पेपर। और ये वीडियो आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन बी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पैटर्न है पेपर का कुछ इस तरह से है। 80 नंबर का इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा आपका। 3 घंटे आपके पास होंगे करने के लिए। सामान्य निर्देश देख ले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर आपकी एक बुक जिसका नाम है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी, ये हमने कर रखा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। खंड बी में जो है आपका परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, ये बुक का नाम है। इसको आज हम देखेंगे इस पार्ट 2 में। और आपका जो पेपर है कुछ इस तरह से नीचे से आपका बताया हुआ है पैटर्न कि पेपर में टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे पहला सेक्शन में, मतलब इस प्रश्न पत्र में 20 पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, जिनमें से 1 अंक के हैं सारे। इस प्रश्न पत्र में 3 अंकों के 4 क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। 4 अंकों के 6 क्वेश्चन है इसमें, जो कि 80 से 100 शब्दों में देना है। और 6 अंकों के 4 क्वेश्चन है, जिनका आंसर 100 से 150 शब्दों में देना है। तो ये पैटर्न आपका जो अप्लाई होगा वो ऐसे होगा कि आपका जैसे एक बुक है, ठीक है, मान लीजिए सेक्शन ए है आपका, तो यहाँ पे जैसे आधा कर लीजिए आप। 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में हो गए। यहाँ पे 3 अंकों के 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 अंकों के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 3 अंकों के जो 4 क्वेश्चन है इसका आधा कर दीजिए, 2 हो गया। आगे 4 अंकों के 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो 6 है तो 3 कर दीजिए। और आगे 6 अंकों के 4 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से सेक्शन ए में हमने देखा था। सेक्शन बी में भी यही फॉर्मेट रहेगा। आपका जो पेपर है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में जो दिया गया है। यहाँ पे सेक्शन ए आपका रहेगा स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, और सेक्शन बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। और यहाँ पे द पेपर कंटेस्ट 4 short answered questions type 1 mark mark questions of 3 marks is to be answered in 60 to 80 words। द पेपर आगे देखिए 6 short answered questions आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 4 मार्क ईच टू बी आंसर्ड इन 80 to 100 वर्ड्स। एंड लास्ट आपका 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिनका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स में देने हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। यहाँ से आएंगे सेक्शन ए हमने डिस्कस कर रखा है। जिस तरह से यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे, सबसे पहले 10 इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आगे, फिर उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 4 और फिर 6 नंबर के क्वेश्चन। ऐसी आपका सेक्शन बी में भी रहेगा। तो यहाँ से सेक्शन बी पर आते हैं हम। सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहला 1 से लेकर आपका जो 10 तक क्वेश्चन रहेगा वो एक एक नंबर के एमसीक्यू रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका अभिकथन और कारण वाला रहेगा। अभिकथन क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट हम अभिकथन की तरफ आते हैं। यहाँ पे अभिकथन बोला गया है कुल उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे कारण क्या दिया हुआ है, सीमांत उपयोगिता गिरती है लेकिन धनात्मक बनी रहती है। तो ये आपका दिया हुआ है अभिकथन और कारण। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ए सत्य है, ठीक है, और आर, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ये आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, जो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो स्टेटमेंट वाले रहेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट एंड रीजन वाले। तो यहाँ पे हम देखें तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, ये सही है, और सीमांत उपयोगिता गिरती है लेकिन धनात्मक बनी रहती है, तो ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में देखें। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट जो रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो राइट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन दूसरा है आपका आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, सीमित मानव आवश्यकताएं। ठीक है, असीमित मानव आवश्यकताएं तथा ऐसे असीमित संसाधन। तीसरा है सीमित मानव आवश्यकताएं तथा सीमित संसाधन, या असीमित मानव आवश्यकताएं तथा सीमित संसाधन। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए अगर हम इसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम
इज द रीजन फॉर जो है राइजिंग। तो राइट आंसर आपका अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स एंड जो है लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्शन डी आपका निकलकर राइट आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सेब की मांग की कीमत लोच का गुणांक जो दिया हुआ है इतना है 1.5, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पहला दिया हुआ है, मांग बेलोचदार है तथा कीमतों में जो है 10% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 15% कमी होगी। मांग जो है लोचदार है, कीमत में 10% की वृद्धि हुई होने पर जो है मांग मात्रा की जो वृद्धि होगी वो 15% होगी। ठीक है, मांग लोचदार है, कीमत में 10% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 15% की जो है कमी होगी। या मांग बेलोचदार है, कीमत में 20% की वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 15% की कमी होगी। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, मांग लोचदार है, कीमत में 10% की जो वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 15% की कमी होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी सिटी ऑफ डिमांड फॉर जो है प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन सी, डिमांड इज जो है इलास्टिक, 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन अ 15% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनना है आपको। तो इनमें गलत क्या क्या है, ठीक है, बताना है आपको गलत क्या है इनमें से। पहला दिया हुआ है, बाजार पूर्ति अनुसूची संपूर्ण उद्योग की पूर्ति अनुसूची है। ठीक है, सही है। दूसरा बोला गया है, क्योंकि टमाटर एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, अतः टमाटर की पूर्ति जो है फर्नीचर की पूर्ति की अपेक्षा जो है कम लोचशील है। तो ये भी सही है। पूर्ति की कीमत लॉज पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा फर्म के लाभ में जो प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। तो ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, हम पूर्ति का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होता है। तो ये भी सही है। गलत क्या है, ऑप्शन जो ग है आपका, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ये निकल कर आ गया। इंग्लिश मीडियम में आपका बोला गया चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट क्या क्या है। ठीक है, क्या है इसमें से आपको चुनना है। तो मैंने आपको राइट आंसर बता दिया, ऑप्शन जो सी है वो निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। यहाँ पे आपका कुछ आप पैसेज की तरह आपका दिया हुआ है, कुछ लाइनें देखते हैं हम इसे। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में कार उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। इसी समय के दौरान कार की मांग में भी महत्वपूर्ण वृद्धि का अवलोकन किया गया। हम जानते हैं कि उस समय के दौरान कार के व्यापार का स्तर तथा कार की कीमत दोनों में वृद्धि हुई। इस सूचनाओं के आधार पर बाजार में मुख्य क्या परिवर्तन होगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, क्या परिवर्तन होगा। मांग में वृद्धि की अपेक्षा पूर्ति में वृद्धि अधिक हुई। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में जो है अधिक वृद्धि हुई। मांग और पूर्ति दोनों में बिल्कुल समान वृद्धि हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन ख, पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में जो है अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि पूर्ति में जो है वृद्धि की अपेक्षा क्या है, मांग ज्यादा हो गई, पूर्ति लेकिन जो है वो थोड़ी कम रही। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। अगर हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द कार प्रोडक्शन सेक्टर इन इंडिया। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कार डिमांड वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड during the same period. We know that both the level of car trade and the price of the car increased during the time. On the basis of this information, what will be the main change in the market? तो राइट आंसर आपको बताना है, क्या निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी, द इंक्रीज इन डिमांड वाज जो है ग्रेटर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, देन द इंक्रीज इन सप्लाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनीर एक सामान्य वस्तु के बाजार में निम्न घटनाएं एक साथ हुई। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, दूध जो है की कीमतों में वृद्धि हुई, पनीर के उत्पादन की आगत वस्तु। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, आप इसे ना पढ़ के आप पढ़े, दूध की कीमतों में वृद्धि हुई। इस सूचना के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये आपके दो दिए हुए पॉइंट, इसके आधार पर बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहला कहा गया पनीर की संतुलन कीमत या अधिक
हो सकती है लेकिन संतुलन मात्रा निश्चित घटेगी। पनीर की संतुलन मात्रा कम या अधिक हो सकती है लेकिन संतुलन कीमत निश्चित घटेगी। पनीर की संतुलन कीमत कम या अधिक हो सकती है लेकिन संतुलन मात्रा निश्चित बढ़ेगी। या पनीर की संतुलन कीमत कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन संतुलन मात्रा में निश्चित बढ़ेगी। तो ये आपका ऑप्शन जो घ है वो निकलकर राइट निकलकर आ जाएगा कि पनीर की संतुलन कीमत कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन संतुलन मात्रा जो है वो बढ़ेगा, निश्चित ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, ये आपका जो है मेरे को ग और ये दोनों सेम लग रहा है, शायद टाइप हो गया। पनीर की संतुलन कीमत कम या अधिक हो सकती है, पनीर की संतुलन कीमत कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन संतुलन मात्रा निश्चित बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों सेम हो गया, राइट आंसर आपका यही वाला रहेगा ऑप्शन घ। ठीक है, दोनों सेम है वैसे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। मैंने जैसा बताया यहाँ पे आपको दिया हुआ है द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए नीचे की तरफ आएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। सी भी वही है, सेम है, तो यहाँ पे आप सी भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे। आगे हम आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपका चित्र दिया हुआ है और चित्र से पूछा गया निम्नलिखित चित्र जो है क्या प्रदर्शित करता है। अधिक लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, बेलोचदार मांग या पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी, पूरी तरह जो है बेलोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतया, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अगर इसी को देखें हम, व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर जो है रिप्रेजेंट, तो ऑप्शन जो है डी निकल कर आ जाएगा आपका कि परफेक्टली जो है इनलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। भारत की 25% जो जनसंख्या और निर्धनता रेखा से नीचे है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, ठीक है, में जो है वृद्धि से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना पर उच्च व्यय समग्र मांग को बढ़ाता है। तो राइट आंसर निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आय का समान वितरण जो है भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा, यानी गरीबी से जो मुक्त है वो बना देगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव जो है इकोनॉमिक्स। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, ये आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। मैं ऑप्शन पढ़ दूं, 25% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। India's GDP has increased due to increase in foreign direct investment. Equal distribution of income will make India जो है poverty free। तो राइट आंसर यही निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी आपका। ठीक है, आगे आपका ऑप्शन डी भी है, राइट आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीचे दिए गए अब वही अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन क्या कह रहा है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पूर्ति की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है, पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करते समय वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर सभी अन्य कारकों को जो है समान रखा जाता है। तो ये राइट आंसर हम देखें, ये आपका ए जो है, मतलब आपका जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन हम देखें जो आर आपका दिया हुआ है, ये आर जो है ये गलत है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। यहाँ पे आपका दिया हुआ स्टेटमेंट, द परसेंटेज चेंज इन द जो है क्वांटिटी सप्लाइड एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हम देखिए रीजन क्या दिया हुआ है, व्हाइल फंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट सम सेम एक्सपेक्ट ऑन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ए आर ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। आपका पूछा गया अभिकथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है ये। अभिकथन क्या दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रूप में उद्योग जो है कीमत निर्धारक होती है तथा फर्म कीमत जो है स्वीकारक होती है। कारण क्या दिया हुआ है,
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म जो है समरूप उत्पाद जो है बेचते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका एक सही है, लेकिन जो है ए सही है, आर भी सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं हो रही। आपको ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, ए और जो है आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द इंडस्ट्री इज अ प्राइस टेकर एंड द फर्म इज द प्राइस टेकर। रीजन क्या दिया हुआ है, अंडर परफेक्ट जो है कंपटीशन फर्म सेल जो है आइडेंटिशियल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ए एंड आर जो है बोथ ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने जो क्वेश्चन देखे ये सभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, जो कि 1 से 10 तक आपने देखे। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपका जो है 3 जो नंबर के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बोला गया अंधिमान वक्र की जो है 3 विशेषता बोला गया है। तो यहाँ पे इसकी 3 विशेषता कुछ इस तरह से है। सबसे पहला दिया हुआ है, इनका ढलान जो है बाएं से दाएं की ओर, दाएं नीचे की ओर होता है। एक वस्तु की इकाइयों का अधिक उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है ताकि संतुष्टि स्तर वही रहे। दूसरा देखिए हम, तो मूल बिंदु की ओर जो है उत्तल, ठीक है, होती है, ठीक है। हर्षमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है निरंतर घटती है। आगे देखिए हम तीसरा पॉइंट, ऊंचा अंधिमान, ठीक है, अंधिमान वक्र जो है अधिक उपयोगिता दर्शाता है। ऊंचा अंधिमान वक्र वस्तुओं के बड़े बंडलों को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अधिक उपयोगिता एक निर्दिष्ट अधिमान के नियम के कारण। तो ये इसकी जो है इसकी 3 विशेषता है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बोला गया एक्सप्लेन 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है इंडिफेरेंस क्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर आपका नीचे 3 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां है आपका, किस प्रकार जो है उत्पादन किया जाए की समस्या रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो किस प्रकार उत्पादन किया जाए, यह समस्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक के चयन की समस्या है। सामान्यतः तकनीकों को श्रम प्रधान तकनीक यानी अधिक श्रम और कम पूंजी, और पूंजी प्रधान तकनीक अधिक पूंजी और कम श्रम में वर्गीकृत किया जाता है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, तो उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार पूंजी प्रधान तकनीक में उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन रोजगार का जो स्तर रहता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। अंततः देश के समक्ष ये समस्या है कि वह उत्पादन के लिए किस तकनीक का चयन करे। उदाहरण के लिए कपड़े का उत्पादन श्रम प्रधान तकनीक से भी हो सकता है, पूंजी प्रधान तकनीक से भी। तो ये चुनने में दिक्कत आती है कि किस प्रकार जो हम उत्पादन करें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देखिए हाउ टू प्रोड्यूस एक्सप्लेन ऑफ द आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर्स लिखा हुआ है। दिस प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जनरली techniques are classified into labor intensive techniques, more labor and less capital, and capital जो है intensive techniques, more capital and less labor. Employment is available to more people in labor intensive technology, but production is less as compared to capital intensive technology, ठीक है। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, जैसे प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कैन बी डन बाय labor intensive technique as well as by capital intensive technique। तो ये आपके दिए हुए हैं। आगे हम आते हैं, इसको देखते हैं। 12वें का में आपको अथवा देखने को मिलेगा और ठीक है या देखने को मिलेगा। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, केंद्रीय समस्या समझानी आपको। एक तो था आपने देखा कि कैसे उत्पादन किया जाए, यह है किसके लिए उत्पादन किया जाए। इस समस्या का संबंध उस वर्ग के लोगों के चयन से है जो अंततः वस्तुओं का उपभोग करेंगे, ठीक है, मतलब जो वस्तुओं का यूज करेंगे। दूसरे शब्दों में इस समस्या का अर्थ है कि उत्पादन जो है किस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाए अमीर लोगों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीब लोगों के लिए। स्पष्टतः वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है, ठीक है, यानी जिसके पास खरीदने की शक्ति होती है
ज्यादातर उनके लिए किया जाता है। तो इस समस्या का संबंध जो है उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता के बीच जो है आय के वितरण से भी है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अथवा इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन ऑफ the class of people who will ultimately consume the goods. In other words, this problem means that production should be done keeping in mind which class should be produced for the rich people or for the poor people. ठीक है, बाकी आगे पढ़ सकते हैं आप कि अमीर के लिए, वर्ग के लिए हम कर रहे हैं जो चीज बना रहे हैं, गरीब के लिए एक वर्ग रहता है उसके लिए सामान जो है किसके लिए बनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया था। 13वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की आपको व्याख्या करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, जीवन रक्षक, दवाई आदि की मांग बेलोचदार होती है तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। प्रतिस्थापन जो है वस्तुओं की उपलब्धता, ऐसी वस्तुएं जिनके निकटतम प्रतिस्थापन उपलब्ध होते हैं उनकी मांग जो है अधिक लोचदार होती है तथा जिन वस्तुओं के प्रतिस्थापन नहीं होते उनकी मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है। वस्तु के विविध उपयोग, जिन वस्तुओं के उपयोग जो है बहुत होते हैं यानी विभिन्न होते उनकी मांग जो है अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली के विभिन्न उपयोग। ठीक है, आगे देखिए हम उपभोग की आदत। उपभोक्ता को जिन वस्तुओं के उपभोग की आदत पड़ जाती है उनकी मांग बेलोचदार होती है। उदाहरण शराब हो गया, सिगरेट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13वां क्वेश्चन। इसी को इंग्लिश में मीडियम में आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 जो है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे सब स्टेटस यहाँ पे आप देख ले। ठीक है, डाइवर्स यूजेस ऑफ अ कमोडिटी एंड कंज्यूमर हैबिट। तो ये आपके पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कारक बताने आपको। ठीक है, कारक बताइए। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले क्या है, पूर्ति यानी वो कितना यूज हो रहा है। तो वस्तु की कीमत सबसे पहली, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें कितनी है, उत्पादन की तकनीक क्या है, फर्मों की संख्या कितनी है, उसका उद्देश्य क्या है और कर तथा आर्थिक सहायता से संबंधित सरकारी नीति क्या क्या है। तो ये चीजें जो है किसी वस्तु की जो पूर्ति है उसको प्रभावित करती है। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम, क्वेश्चन नंबर आपका 14 ही है। फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो आइटम प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ द अदर जो है रिलेटेड गुड्स क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नंबर्स ऑफ फर्म्स कितने हैं, पर्पस ऑफ द फर्म क्या है एंड गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स एंड जो है सब्सिडीज, ये क्या क्या है। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 14 का आंसर इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके मैंने आपको नंबर नहीं बताए। मैंने आपको पहले भी बता दिए थे, जो 12वें क्वेश्चन तक है ये आपका, ये सभी आपके 3-3 नंबर वाले। ठीक है, 8वें में जो था 3 है, बाकी इसके बाद आपका 13वें क्वेश्चन से जो है 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। ये आपका क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। फिर इसके बाद जो है 13वां, 14वां और 15वां आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15वें की तरफ आते हैं हम। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत विचारधारा का प्रयोग करते हुए उत्पादक जो है संतुलन की शर्तों की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उत्पादक संतुलन से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब उत्पादक अपने दिए गए साधनों की सहायता से उत्पादन के उस स्तर को प्राप्त करता है जहां उसे प्राप्त होने के लिए लाभ जो है अधिकतम होते हैं। सीमांत संप्राप्ति व सीमांत जो है लागत विचारधारा के अनुसार उत्पादक संतुलन निर्धारण की प्रमुख शर्तें जो है क्या क्या है, जैसे सीमांत संप्राप्ति व सीमांत जो है लागत बराबर होनी चाहिए। आगे देखिए, संतुलन स्तर पर जो है सीमांत लागत बढ़ती हुई हो। ठीक है, और संतुलन स्तर पर स्तर के जो बाद है पश्चात है उत्पाद वृद्धि से सीमांत लागत संप्राप्ति से अधिक हो जाए। तो ये इसकी 3 जो है क्या है शर्तें हैं। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो ये आपके जो 3 है ये पॉइंट है, यहाँ पे शर्तें है इसकी। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है यूजिंग द कंसेप्ट और जो है मार्जिनल रिवेन्यू एंड जो है मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ जो है प्रोड्यूसर्स जो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, यहाँ पे आपका दिया हुआ है।
आगे हम देखें, इसी में आपको अथवा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है आपका 15वें में ही, ठीक है, ये भी 4 नंबर का है, लेकिन आपको कोई एक करना है। 15वें में आपको अथवा देखने को मिलेगा। उच्चतम कीमत तथा न्यूनतम कीमत का निर्धारण आपको बताना है। तो उच्चतम कीमत का निर्धारण कब होता है? जब सरकार ऐसे देखती है कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में संतुलन, कीमत इतनी अधिक हो गई है कि आम जो है उपभोक्ता उस कीमत पर वस्तु नहीं खरीद पाता। ऐसी स्थिति में सरकार एक अधिकतम कीमत निर्धारण करती है जो संतुलन कीमत जो है से कम होती है। आगे देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम कीमत से अधिक कीमत पर उस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। ये सरकार यह कदम अक्सर जो उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु उठाती है। तो ये उच्चतम कीमत के बारे में है। न्यूनतम कीमत देखिए हम, दूसरी ओर जो है न्यूनतम कीमत समर्थित मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों के हितों की रक्षा करती है। जब वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि संतुलन कीमत अत्यधिक निम्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकों, किसानों को जो है हानि होती है। तब सरकार न्यूनतम जो है समर्थित मूल्य का निर्धारण करती है जो संतुलन कीमत से अधिक होती है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूनतम कीमत। आगे देखिए हम इसको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस क्या क्या है और फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम कीमत इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, आप इसे पढ़ ले। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16वां आपका। अब यहाँ से आपके जो है 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 6 नंबर में पहला क्वेश्चन है जो कि 3-3 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पहला, सामान्य वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो सामान्य वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर जो है बढ़ती है, ठीक है। जब उनकी आय बढ़ेगी तो जो है उनकी क्रेताओं की आय बढ़ने पर होती है, उनकी वस्तुओं भी बढ़ती है। तो अंततः आय और मांग में जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है अथवा आय प्रभाव धनात्मक होता है। उदाहरण के लिए घरेलू उपकरण देख ले हम, तो ये आ जाएगा आपका एग्जांपल में। आगे देखिए, घटिया वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो वे वस्तुएं यानी घटिया वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर जो है घटती है। अंततः आय और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए मोटा अनाज तथा मोटा कपड़ा, ये आपका आ जाएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था 16वां। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो कॉमन गुड्स, ठीक है, ये बोला गया है। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हु डिमांड इंक्रीज व्हेन द इनकम ऑफ द बायर्स इंक्रीजेस, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड और द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। एग्जांपल के लिए आपका जो होम जो अप्लायंस होता है वो चीजें आ गई। आगे देखिए इसी का दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स whose demand decrease when the income of the buyers increases. Hence, a negative relationship is found between income and demand. एग्जाम्पल के लिए आपका जो है कॉर्क्स एंड ग्रेन एंड जो है कॉर्क्स क्लॉथ आ गए, ठीक है, यानी मोटे जो अनाज हो गए और मोटे कपड़े के बारे में बात हुई है। आगे देखिए हम 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में ये भी आपका ऐसा ही है, 3 नंबर का ये है, 3 का ये है और टोटल ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या है बताइए? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या है बताना आपको। तो ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला बदलाव होता है। इस स्थिति में पूर्ति के अन्य निर्धारक तत्व जो है अपरिवर्तित रहते हैं। इस स्थिति में पूर्ति का नियम लागू होता है। पूर्ति वक्र पर इस स्थिति में ऊपर तथा नीचे की ओर जो संचलन है वो होता है। पूर्ति में क्या परिवर्तन है, ठीक है। पूर्ति की मात्रा में बोला गया था, नीचे बोला गया पूर्ति में परिवर्तन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यह वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति के अन्य निर्धारकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला परिवर्तन होता है। इस स्थिति में वस्तु की कीमत जो रहती है वो अपरिवर्तित रहती है। इस स्थिति में पूर्ति का नियम जो है क्रियाशील नहीं होता और यानी नहीं लगाया जाता। पूर्ति वक्र इस स्थिति में दाईं और या बाईं ओर खिसक सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17वां हिंदी मीडियम में। इसी को इंग्लिश में देख ले हम, तो ये है, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन जो है क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आंसर। और दूसरा जो पूछा गया, व्हाट इज चेंज इन सप्लाई, तो यहाँ पे इसका आंसर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको अथवे में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 17वां क्वेश्चन है, ये भी आपका ऐसा ही है, 6 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन 2 पार्ट में है। एक तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन और नीचे भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्या है, कुल बंदी लागत को स्पष्ट करना है। तो कुल बंदी लागत होता क्या है? यह उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है, अर्थात उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पर भी स्थिर रहती है। उत्पादन के शून्य स्तर पर भी यह जो है शून्य नहीं होती। इसका वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। उदाहरण के लिए किराया, स्थायी कर्मचारी का वेतन, ठीक है। आगे देख ले हम दूसरा जो बोला गया है,
कुल परिवर्ती लागत को स्पष्ट करना है। तो यह उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ने पर बढ़ जाती है तथा उत्पादन में कमी आने पर यह घट जाती है। उत्पादन के शून्य स्तर पर यह शून्य होती है। इसका वक्र कुल लागत वक्र के समांतर होता है। उदाहरण के लिए दैनिक मजदूरी व कच्चे माल की लागत, ये चीजें आ सकती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है कि आप देखेंगे पैसा भी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ने पर यह बढ़ जाती है और जब घटती है तो वो घट जाती है। लेकिन ऊपर वाले में देखा आपने कि ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। भले ही क्या है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है, अर्थात उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पर भी ये स्थिर ही रहती है। तो ये कुल बंदी लागत और कुल परिवर्ती लागत था। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन टोटल टाइट कॉस्ट, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। ये आपका इकोनॉमिक का वीडियो का जो हमने पार्ट 1 देखा था, ठीक है, उसका ही पार्ट 2 है ये। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और ये आपका इकोनॉमिक का पेपर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और चलिए मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।